हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग बायोमॉलिक्यूल्स की स्टार्टिंग करेंगे और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अमाइनो एसिड्स के बारे में। इस बार ये अमाइनो एसिड से बहुत से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2019 में और क्वेश्चन कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन थे। वो क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में पता है, कौन से अमीनो एसिड्स का क्या स्ट्रक्चर है। सिंपली आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेनली अगर उनका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अमीनो एसिड से हमारे पास पेप्टाइड बॉन्ड्स क्या होते हैं, उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, हम लोग वो डिस्कस करेंगे। देन जो क्वेश्चंस 2019 में जेईई मेंस में पूछे गए थे इनसे रिलेटेड, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है अमीनो एसिड्स होते क्या है। तो देखो नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, अमीनो एसिड्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स जिनमें एक तो अमीनो ग्रुप होगा और दूसरा एसिड ग्रुप होगा, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड्स बोलेंगे। लाइक अगर मैं बात करूं एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स की, जो हमारे पास 20 नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसमें हमारा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स होता है वो होता है ग्लाइसीन। ठीक है, ग्लाइसीन में सिंपली क्या होता है, एक NH2 ग्रुप, एक CH2 ग्रुप और एक COOH। ठीक है, दिस इज द ओनली अमीनो एसिड जिसमें मेरे पास कार्बन कैसी है, अकायरल कार्बन है, क्योंकि चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं है ना, 2 हाइड्रोजन है, एक COH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है। तो ये मेरे पास सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है और ये मेरे पास कैसा है, अकायरल है। वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ 4 ऑप्शंस देके इनमें से कौन सा अमीनो एसिड अकायरल होता है। तो ग्लाइसीन जो कि मेरा सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होता है वो एक अकायरल मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो देखो अमीनो एसिड्स होते क्या है, जिनमें एक NH2 ग्रुप होता है और एक COH ग्रुप होता है। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एक तो क्लासिफिकेशन होती है रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ठीक है, रिक्वायरमेंट के बेसिस पे कैसे, एसेंशियल अमीनो एसिड्स और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, एसेंशियल नाम से ही पता लग रहा है जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है, नॉन एसेंशियल का मतलब ये नहीं कि हमारे लिए जरूरी नहीं है, एसेंशियल का मतलब है ऐसे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी के लिए तो हमें रिक्वायर्ड है, बट हमारी बॉडी उनको खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमारी बॉडी उनको खुद से सिंथेसाइज नहीं कर सकती, हमें वो डाइट के थ्रू वो अमीनो एसिड्स लेने पड़ते हैं। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड्स होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी खुद ही सिंथेसाइज कर लेती है, अगर हम डाइट के थ्रू उन्हें नहीं भी लेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारी हेल्थ पे। ठीक है, यानी कि एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स which are not synthesized by our body, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते। और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स वो अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में खुद ही सिंथेसाइज हो जाते हैं। अब इनके एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइक अगर मैं एसेंशियल अमीनो एसिड का एग्जांपल लूं तो वो हो जाएगा मेरे पास वैलिन हो गया, फिनाइलएलेनिल हो गया, तो इनके डिफरेंट एग्जांपल है। ठीक है, और नॉन एसेंशियल में एक मेरे पास ग्लाइसीन हो गया। तो इनके कुछ एग्जांपल्स है जो एनसीईआरटी में गिवन है, वो एग्जांपल याद कर लो। वो 4 ऑप्शंस देके आपसे पूछ सकता है कि बताओ इनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होगा, इनमें से नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा होगा, क्योंकि बच्चे याद नहीं रखते। ठीक है, तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स मेरे पास जो है वो सब याद रखो, क्योंकि वो ऑप्शंस देके वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ इनमें से एसेंशियल अमीनो एसिड कौन सा है या इनमें से कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है। टोटल आई थिंक मेरे पास 8 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं आउट ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। ठीक है, ये बात हुई रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ठीक है, अब बेस्ड अपॉन इनके स्ट्रक्चर्स हम इनको अमीनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं एज एसिडिक अमीनो एसिड्स एंड एसिडिक अमीनो एसिड्स और बेसिक अमीनो एसिड्स। ठीक है, एसिडिक अमीनो एसिड्स और बेसिक अमीनो एसिड। अब देखो हमारे पास अगर मैं डिफरेंट स्ट्रक्चर देखूं ना अमीनो एसिड्स के, तो ये जो CH2 ग्रुप है इसमें हाइड्रोजन की जगह अमीनो एसिड्स में एक R ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड होता है। ठीक है, एक R ग्रुप सब्स्टिट्यूट है, देखो इस तरीके से H2N CHR COOH। ठीक है, अगर मेरे पास एक ही NH2 ग्रुप है, एक ही COH ग्रुप है, तो वो अमीनो एसिड तो वो न्यूट्रल अमीनो एसिड। जैसे अगर मैं ग्लाइसीन की बात करूं तो वो तो एक न्यूट्रल अमीनो एसिड है, एक NH2 ग्रुप है, एक COH ग्रुप है। ठीक है, उसके अलावा अगर मेरे पास अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ COH ग्रुप ज्यादा है तो मेरे पास अमीनो एसिड कैसा होगा, एसिडिक अमीनो एसिड। या फिर अगर मेरे पास नंबर ऑफ NH2 ग्रुप ज्यादा है
तो मेरे पास अमाइनो एसिड कैसा होता है, बेसिक अमाइनो एसिड्स। तो इसी बेसिस पे हम लोग अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड की अगर मैं बात करूं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड्स, ये सभी अमीनो एसिड्स क्या होते हैं मेरे, एसिडिक अमीनो एसिड। अभी इनका स्ट्रक्चर मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। बेसिक अमीनो एसिड मेरे पास हो गया लाइजीन, आर्जिनिन, ये सब कैसे अमीनो एसिड्स होते हैं, बेसिक अमीनो एसिड्स। इनमें मेरे पास क्या प्रेजेंट होते हैं, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ डिफरेंट अमीनो एसिड्स के नाम देके इनमें से कौन से अमीनो एसिड एसिडिक अमीनो एसिड्स है, कौन से अमीनो एसिड बेसिक अमीनो एसिड है, ठीक है। तो पहले हम स्ट्रक्चर के बारे में ही देख लेते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन जेईई में 2019 में पूछे गए हैं, क्वेश्चन सिंपल है। अगर आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता है, आप उन क्वेश्चंस को बहुत इजीली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही इजी और बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। जितना समझा रही हूं बस उतना समझ लो, इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। तो देखो अब हम लोग स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं इनके। सबसे पहला स्ट्रक्चर, अब देखो स्ट्रक्चर्स याद करने 20 के 20 अमीनो एसिड थोड़े से डिफिकल्ट है। जो मैं तरीका बता रही हूं बस वो तरीका ध्यान से सुनो, ठीक है। देखो मैंने सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड बताया ग्लाइसिन, NH2CH2COOH, सबसे सिंपलेस्ट है ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन को हम लोग लिखते हैं GLY से, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। एक और बात यहाँ पे, जो मेरे पास अमीनो एसिड्स होते हैं वो डाइपोलर आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। किस तरीके से, देखो मेरे पास क्या है, NH2CH2COOH, ठीक है। डाइपोलर आयन का क्या मतलब है, देखो अब मेरे पास एक एसिड ग्रुप है, एसिड क्या कर सकता है, H+ को लूज कर सकता है, NH2 क्या कर सकता है, H+ को एक्सेप्ट कर सकता है। तो देखो होगा क्या, जो NH2 है वो H+ को एक्सेप्ट कर लेगा, क्या बन जाएगा, H3N+, और COH जब मेरे पास H+ को लूज करेगा तो क्या बन जाएगा, COO-। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डाइपोलर आयन। या फिर जब मेरे पास एक सिंगल मॉलिक्यूल में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, नेगेटिव चार्ज भी होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन, उसको हम लोग बोलते हैं ज्विटर आयन। तो जनरली मेरे पास अमीनो एसिड ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ज्विटर आयनिक फॉर्म में इस तरीके से ये एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनको हम लोग डाइपोलर आयन या फिर ज्विटर आयनिक फॉर्म बोलते हैं। ये इसी तरीके से नॉर्मली हमारे पास सॉल्यूशंस में एग्जिस्ट करते हैं। अब इसी डाइपोलर आयन की वजह से ही ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में मेरे अमीनो एसिड सॉल्यूबल नहीं होते, लेकिन पोलर सॉल्वेंट्स में ये सॉल्यूबल होते हैं, क्योंकि ये जनरली डाइपोलर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो हम लोग स्ट्रक्चर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो देखो सबसे पहला स्ट्रक्चर है मेरे पास ग्लाइसिन, जो मैंने बताया सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स है और अकायरल है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई भी कायरल कार्बन प्रेजेंट नहीं है। NH3+ CH2COO-, ठीक है। अब देखो उसके बाद अगर मैं एक हाइड्रोजन लगा के एक CH3 लगा दूं तो बन जाता है एलेनिन। तो क्या बन जाता है, एलेनिन। एलेनिन को हम लोग डिनोट करते हैं बाय 3 लेटर्स ALA, अला, ठीक है। इस तरीके से इसको हम लोग डिनोट करते हैं। एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 लगा दिया, ठीक है। अब मैंने अगर एक हाइड्रोजन की जगह एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया तो इसको हम लोग बोलते हैं वैलीन, इसको हम लोग बोलते हैं वैलीन, VAL से इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप के बीच में अगर मैं एक CH2 लगा दूं, अगर मैं इस आइसोप्रोपाइल ग्रुप के बीच में एक CH2 लगा दूं, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूसीन, इसको हम लोग बोलते हैं ल्यूसीन। इसी तरीके से स्ट्रक्चर याद करना, मिक्स करके याद करोगे तो कभी भी याद नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो देखो सबसे सिंपलेस्ट ग्लाइसिन, एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 लगाया, क्या बन गया मेरे पास, एलेनिन। अगर मैंने एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया तो बन गया वैलीन। आइसोप्रोपाइल ग्रुप के बीच में एक CH2 लगा दिया, क्या बन गया, ल्यूसीन। उसके बाद देखो अगर मैं एक CH3 यहां से हटा के यहां भेज दूं तो क्या बन गया, आइसोल्यूसीन। क्या बन गया, आइसोल्यूसीन, ठीक है, आइसोल्यूसीन, ठीक है। इसको मैं डिनोट करती हूं बाय ILE, कुछ भी नहीं हुआ, ल्यूसीन की आइसोमराइजेशन हुई तो आइसोल्यूसीन बन गया, ठीक है। ये तो मेरे पास होते हैं सिंपलेस्ट अमीनो एसिड्स, जिसमें मेरे पास ये जो हाइड्रोजन होते हैं इसकी जगह डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स लगे होते हैं। अल्काइल ग्रुप्स ही होते हैं, कोई एक्स्ट्रा ग्रुप नहीं होता, कोई एक्स्ट्रा OH ग्रुप नहीं है, कोई एक्स्ट्रा COH ग्रुप इनमें नहीं है। तो ये 5 अमीनो एसिड मेरे पास ऐसे हैं जिनमें मेरे पास ये सभी के सभी कैसे अमीनो एसिड होंगे, न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होंगे, क्योंकि ना तो इनमें कोई एक्स्ट्रा COH ग्रुप है, ना ही इनमें कोई एक्स्ट्रा NH2 ग्रुप है, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं हमारे अल्कोहलिक, जिनमें अल्कोहलिक ग्रुप एक्स्ट्रा होता है, वो हमारे पास होते हैं 2, ठीक है। एक होता है सीरीन, एक होता है थ्रियोनिन, ठीक है। तो देखो पहला है सीरीन। सीरीन में क्या है, यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग गया, CH2OH ग्रुप लग गया, और थ्रियोनिन में क्या लग गया, CHOH CH3 ग्रुप लग गया। बस ये ग्रुप्स याद कर लो, बाकी तो सेम ही है,
ठीक है। एक मेरे पास हो गया सीरीन जिसमें मेरे पास एक्स्ट्रा अल्कोहलिक ग्रुप होता है, और दूसरा हो गया थ्रियोनिन THR थ्रियोनिन, दूसरा हो गया SER सीरीन, ठीक है। तो एक हो गया सीरीन, दूसरा हो गया मेरे पास थ्रियोनिन, ठीक है। अब देखो अगर मैं OH की जगह SH लगा दूं CH2SH, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टीन, इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टीन, ठीक है। तो 5 तो मेरे पास न्यूट्रल वाले हो गए, 2 मेरे पास हो गए अल्कोहलिक वाले, और इस SH ग्रुप को हम लोग बोलते हैं थायोल ग्रुप, SH ग्रुप को हम लोग बोलते हैं थायोल ग्रुप। तो अगर CH2SH लग गया इसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टीन, इसको हम लोग बोलते हैं 16, ठीक है। तो ये मेरे पास 8 अमीनो एसिड्स हो गए, ठीक है। अब बचे बाकी के 12 अमीनो एसिड्स, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर मेरे पास CH2SH था उसको हम लोग बोलते हैं क्या, सिस्टीन, ठीक है। अगर मेरे पास आ जाए CH2SCH3 उसको हम लोग बोलते हैं मिथियोनिन, उसको हम लोग बोलते हैं मिथियोनिन, ठीक है, मिथियोनिन। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोलीन, नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रोलीन। अगर ये ज्विटर आयनिक फॉर्म में नहीं है ना तो देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा, सिंपल सा कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, COOH, ठीक है। सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरीके से मेरे पास 5 मेंबर्ड रिंग है, इस तरीके का COOH, ठीक है। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो मेरे पास NH2 ग्रुप फ्री नहीं है, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि जैसे अगर मैं बात करूं डायजोटाइजेशन की, जिसमें मेरे पास डायजोनियम सॉल्ट बनता है, तो जो प्राइमरी अमाइनो ग्रुप्स होते हैं वही तो रिएक्ट करते हैं NNO2 और HCl के साथ। तो यहाँ पे मेरे पास फ्री NH2 ग्रुप नहीं है, मेरे पास फ्री NH2 ग्रुप नहीं है, एक तो ये कार्बाइलमिन टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। वो आपसे पूछ सकता है कि बताओ कौन सा अमीनो एसिड कार्बाइलमिन टेस्ट नहीं देगा, तो प्राइमरी NH2 जहां पे मेरे पास फ्री होता है वही तो देता है, तो प्रोलीन मेरे पास कार्बाइलमिन टेस्ट नहीं देगा। तो इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर अच्छे से याद कर लो। अभी तक हम लोगों ने 5 तो न्यूट्रल अमीनो एसिड पढ़े, देन हमने 2 पढ़े अल्कोहलिक ग्रुप वाले, CH2OH सिंपली सीरीन हो गया, और CHOH CH3 बस एक हाइड्रोजन की जगह एक CH3 और आ गया, उसको हम लोग बोलते हैं थ्रियोनिन। उसके बाद CH2SH कर दिया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टीन। देन CH2CH2SCH3 कर दिया, इसको हम लोग बोलते हैं मिथियोनिन, इसको हम लोग बोलते हैं मिथियोनिन। नेक्स्ट मेरे पास प्रोलीन आया, प्रोलीन का स्ट्रक्चर सबसे अलग है, आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, 5 मेंबर्ड रिंग है, एक पे COH दूसरे पे NH लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिनाइल एलेनिन। तो देखो एलेनिन क्या था, NH2CH3COOH, ठीक है। अब फिनाइल एलेनिन का क्या मतलब है, नीचे एक फिनाइल ग्रुप और लगा दिया बस एलेनिन में। तो देखो एक एलेनिन में एलेनिन क्या था, यहाँ पे CH3 था, एक हाइड्रोजन लगा के एक फिनाइल ग्रुप लगा दिया, क्या बन गया, फिनाइल एलेनिन बन गया, ठीक है। तो एलेनिन का अगर स्ट्रक्चर याद है तो फिनाइल एलेनिन का भी अपने आप याद हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बन गया, ये फिनाइल एलेनिन, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिनाइल एलेनिन के बाद टायरोसिन। इसकी इस पोजीशन पे OH लगा दो, क्या बन जाएगा, टायरोसिन, क्या बन जाएगा, टायरोसिन। तो ये मेरे पास क्या हुआ, टायरोसिन, बस इसकी पैरा पोजीशन पे यहाँ पे मैंने OH ग्रुप अटैच कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मेरे पास, सबसे पहले मैं बात करती हूँ यहाँ पे एसिडिक अमीनो एसिड्स के बारे में। तो 2 मेरे पास एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। तो देखो एस्पार्टिक एसिड में मेरे पास CH2COH ग्रुप है, लेकिन ग्लूटामिक एसिड में मेरे पास CH2CH2COOH ग्रुप है, यानी कि यहाँ पे मेरे पास, अब देखो इनमें एक एसिडिक ग्रुप एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये अमीनो एसिड्स मेरे पास कैसे अमीनो एसिड्स हो गए, दोनों एसिडिक अमीनो एसिड्स हो गए, क्योंकि इनके केस में एक COH ग्रुप एक्स्ट्रा है। अगर CH2COH है तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्पार्टिक एसिड, अगर CH2CH2COH है उसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं बेसिक अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो देखो बेसिक में हमारे पास सबसे सिंपल होता है लाइजीन, ठीक है। लाइजीन में क्या होगा, कौन सा ग्रुप होगा, CH2,4NH2। R ग्रुप की जगह ये ग्रुप लगा होगा CH2,4NH2। देखो CH2CH2CH2CH2NH2, ठीक है। प्रोटोनेटेड फॉर्म में दिखाया हुआ है, क्योंकि ज्विटर आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं ना, तो सब कुछ देखो यहाँ पे भी कार्बोक्सिलेट के फॉर्म में ये दिखाया हुआ है, क्योंकि H+ वो लूज कर देगा, और यहाँ पे मेरे पास NH3+ की फॉर्म में दिखाया हुआ है। तो ये है मेरे पास लाइजीन। नेक्स्ट आता है मेरे पास आर्जिनिन। इसमें क्या प्रेजेंट है, CH2 होल थ्राइस, 3 CH2, देन मेरे पास प्रेजेंट है NHC डबल बॉन्ड NH2+ NH2, इसको हम लोग बोलते हैं आर्जिनिन। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे पास गुआनाइड ग्रुप एक प्रेजेंट होता है, गुआनाइड ग्रुप,
ठीक है। उसके बाद हमारे पास बचते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन में ये जो मेरे पास रिंग होती है, ट्रिप्टोफैन में मेरे पास एक डिफरेंट सी रिंग प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके की, देखो, ठीक है, कुछ इस तरीके की रिंग देखो यहाँ पे प्रेजेंट है। इसको हम लोग बोलते हैं इंडोल रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इंडोल रिंग। ये एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्यूरेन के बारे में, पायरोल के बारे में, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा जेई एडवांस के लिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोल रिंग। ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होती है जो कि प्रेजेंट होती है ट्रिप्टोफैन में, ट्रिप्टोफैन में। नेक्स्ट आता है एस्पार्जिन। एस्पार्जिन क्या होता है? CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे मेरे पास एक अमाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है, एक अमाइड ग्रुप इसके केस में मेरे पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास ग्लूटामीन। ग्लूटामीन क्या होता है? CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। देखो एस्पार्टिक एसिड क्या था? CH2COOH, ठीक है। एस्पार्गेन क्या होगा? CH2CO NH2, ठीक है। ग्लूटामिक एसिड क्या था? CH2COOH, लेकिन ग्लूटामिन क्या होगा मेरे पास? CH2CO NH2। मतलब OH की जगह एक NH2 ग्रुप लग गया, ठीक है। OH की जगह एक NH2 ग्रुप लग गया, तो ये आपस में रिलेटेड है। एस्पार्टिक एसिड या फिर एस्पार्गेन या फिर ग्लूटामिक एसिड या फिर ग्लूटामीन। बस OH की जगह हम लोगों ने यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा दिया। मेरे पास एसिड की जगह यहाँ पे क्या फॉर्म हो गए? मेरे पास फॉर्म हो गए इसके केस में अमाइड ग्रुप्स, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास लाइसिन हो गया, ये सारे बेसिक अमीनो एसिड्स है। आर्जिनिन हो गया। हिस्टिडीन। अब हिस्टिडीन भी मेरे पास एक थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे CH2 के साथ एक डिफरेंट सी रिंग लगी है, देखो कुछ इस तरीके की रिंग लगी है यहाँ पे। पहले तो CH2 ग्रुप है, ठीक है, 5 मेंबर्ड रिंग है। यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन और यहाँ पे NH। इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टिडीन, इसको हम लोग बोलते हैं हिस्टिडीन, ठीक है। और इस रिंग को हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, इसको हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल रिंग, ठीक है। ये भी एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के केस में इसको हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस रिंग को हम लोग बोलते हैं इमिडाजोल रिंग। अब एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है ना नाइट्रोजन पे, इस वाली नाइट्रोजन पे, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है रिंग में, क्योंकि ये इसके साथ कंजुगेशन में होंगे ना ऐसे। लेकिन ये वाले नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर मेरे लोकलाइज लोन पेयर है, ये लोन पेयर मेरे लोकलाइज लोन पेयर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रिलेटेड अभी क्वेश्चन आपको बताऊंगी जो इस बार जेई में पूछा गया था, ठीक है। तो ये मेरे पास हुए 20 अमीनो एसिड्स। पहले मैंने पढ़े क्या? सारे के सारे न्यूट्रल जो सिंपली पार्ट्स थे जिसमें अल्काइल चेन का डिफरेंस था। देन मैंने पढ़े 2 OH ग्रुप वाले, देन मैंने पढ़े SH ग्रुप वाले। उसके बाद हम लोगों ने पढ़े सिंपली फिनाइलएलानाइन और टायरोसिन, इन दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे OH ग्रुप नहीं है, यहाँ पे OH ग्रुप है पैरा पोजीशन पे। फिनाइलएलानाइन एलानिन से डिराइव हुआ है। देन मेरे पास दोनों एसिड, उस एसिड से फिर जब अमाइड बनाया देन उनके ग्रुप्स। देन मेरे पास है ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन और हिस्टिडीन, इनका तो स्ट्रक्चर ही सबसे अलग है। ये तीनों तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। और मेरे पास क्या है? लाइसिन, आर्जिनिन, ये मेरे पास बेसिक ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने आपको पढ़ाया किसके बारे में? अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। स्ट्रक्चर याद नहीं है तो याद कर लो, क्योंकि स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो जेई में पूछे गए हैं वो तभी सॉल्व होंगे जब आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होगा, तो ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स के बारे में पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे मेरे पास एक अमाइनो एसिड एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ ज्विटर आयन, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो अगर मैं थोड़ा सा बेसिक मीडियम प्रोवाइड करूं, ठीक है, अगर मैं बेसिक मीडियम प्रोवाइड करूं तो होगा क्या? इसकी H+, ये OH माइनस क्या करेगा? इसके H+ ले जाएगा, तो मेरे पास स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? H2N CH2COO माइनस, इसको मैं बोल देती हूँ स्ट्रक्चर नंबर 2, ये मेरे पास स्ट्रक्चर नंबर 1 है, ठीक है। अगर मैंने स्लाइटली बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया तो ये स्ट्रक्चर अब इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। और अगर मैंने स्लाइटली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया तो होगा क्या? ये CO माइनस ये प्रोटोनोएट हो जाएगा और फॉर्म हो जाएगा NH3 प्लस CH2COOH, NH3 प्लस CH2COOH। यानी कि देखो इसके केस में अगर इस ज्विटर आयन में मैंने स्लाइटली बेसिक मीडियम प्रोवाइड किया तो इस NH3 प्लस ने अपना एक H+ लूज कर दिया, OH माइनस इसके एक H+ को लेके गया और मेरे पास इसकी फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। और अगर मैंने इसमें H+ ऐड किया, स्लाइटली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया, तो ये CO माइनस ने H+ को गेन कर लिया और ये किस में कन्वर्ट हो गया? COOH में, ठीक है। अब देखो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करूं
तो जो मेरे पास ये स्पीशीज 2 है, ये जो स्पीशीज 2 है, अगर स्लाइटली बेसिक मीडियम प्रोवाइड करूंगी मैं तो स्पीशीज 2 की क्वांटिटी ज्यादा होगी, लेकिन अगर मैं स्लाइटली एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करूंगी तो मेरे पास स्पीशीज 3 की क्वांटिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करूंगी तो जो भी मेरे पास कंपाउंड प्रेजेंट होंगे इनकी नेट माइग्रेशन होगी टुवर्ड्स एनोड या फिर टुवर्ड्स कैथोड। ठीक है, तो जो मेरे पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज वाला है ये किसके टुवर्ड्स मूव करेगा, टुवर्ड्स एनोड, और जो ये पॉजिटिव चार्ज वाला है ये मूव करेगा टुवर्ड्स कैथोड अंडर एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब देखो कोई ऐसी पर्टिकुलर पीएच हो, अगर मेरे पास 2 और 3 की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, 2 और 3 की कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है, तो ये क्या होगा, ये इधर मूव करना चाहेगा टुवर्ड्स एनोड, ये कैथोड की तरफ मूव करना चाहेगा। अब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन तो सेम ही है, तो इनका जो नेट मूवमेंट होता है ना, इनका नेट मूवमेंट आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, मतलब 2 जो है वो एनोड की तरफ जाना चाहता है, 3 जो है वो कैथोड की तरफ जाना चाहता है, लेकिन इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में सेम है, तो ये इधर जाना चाहता है, ये इधर जाना चाहता है, इन दोनों की जो इनका नेट मूवमेंट होगा वो तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, यानी कि इनकी कोई नेट मूवमेंट होगी ही नहीं, ना ये एनोड की तरफ जाएगा ना ये कैथोड की तरफ जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पीएच पे जहां पे मेरे पास 2 और 3 की कॉन्सेंट्रेशन सेम होगी, जहां पे मेरे पास अमाइनो एसिड का कोई नेट मूवमेंट नहीं होता, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर जब मेरे पास सेकंड का और थर्ड का कोई नेट माइग्रेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम होती है। उस पीएच को हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पूछ सकता है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें ये याद रखने की है, जो मेरे एसिड्स होते हैं ना, जो मेरे एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पीआई एग्जिस्ट करता है एसिडिक रेंज में, मतलब कि लेस देन 7, पीएच लेस देन 7 में जितने भी मेरे एसिडिक अमाइनो एसिड्स होंगे ना, उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH लेस देन 7 पे होगा। लेकिन जितने भी मेरे बेसिक अमाइनो एसिड्स होंगे उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट pH ग्रेटर देन 7 पे एग्जिस्ट करेगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है क्या? वो pH, वो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन जिसमें अमाइनो एसिड्स की नेट माइग्रेशन 0 हो जाए, ना तो वो कैथोड की तरफ जाए ना ही वो एनोड की तरफ जाए। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। और एसिडिक मतलब जो मेरे एसिडिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एग्जिस्ट करता है एसिडिक रेंज में, और जो मेरे बेसिक अमाइनो एसिड्स होते हैं उनका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट एग्जिस्ट करता है बेसिक रेंज में। ठीक है, अब जो मेरे अमाइनो एसिड्स होते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे उनकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है, उनकी सॉल्युबिलिटी मिनिमम होती है। ठीक है, तो ये था अमाइनो एसिड्स के बारे में। अब हम देखते हैं कि अमाइनो एसिड से पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अमाइनो एसिड से मेरे पास पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं। सपोज करो मैं यहाँ पे एक सिंपलेस्ट अमीनो एसिड लूं NH2CH2COOH। ठीक है, दूसरा मैं ले लेती हूँ, ये मैंने लिया ग्लाइसिन, ये मैंने लिया ग्लाइसिन, और ये मैंने क्या लिया, एलेनिन, NH2CH3COOH। ठीक है, तो देखो जब मेरे पास डिफरेंट अमाइनो एसिड्स ज्वाइन होते हैं आपस में, जब अमाइनो एसिड्स आपस में ज्वाइन होते हैं तो मेरे पास फॉर्मेशन होती है पेप्टाइड्स की। ठीक है, अगर 2 अमाइनो एसिड्स बन रहे हैं दैट मेरे पास क्या बनेगा, डाइपेप्टाइड। अगर 3 अमाइनो एसिड ले रहे हैं तो बनेगा ट्राइपेप्टाइड। बहुत सारे अमीनो एसिड लेंगे तो उससे बनेगा पॉलीपेप्टाइड, जो कि हमारे प्रोटीन्स ही होते हैं। और प्रोटीन्स के बारे में आप सबको पता है कि हमारी बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। हम लोग पल्सेस जो खाते हैं, बहुत सी चीजें खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन जो होते हैं, उन सभी में क्या होता है, बहुत हाई क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन होता है। ठीक है, तो देखो प्रोटीन्स मेनली बनते किससे हैं, इन्हीं अमाइनो एसिड से बनते हैं। जब मेरे पास 2 डिफरेंट अमाइनो एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो वो डाइपेप्टाइड बनाएंगे, 3 अमीनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास ट्राइपेप्टाइड की फॉर्मेशन हो जाती है। देखो अब पेप्टाइड बॉन्ड होता क्या है, अब देखो मेरे पास यहाँ एसिड ग्रुप है, यहाँ मेरे पास NH2 ग्रुप है, तो देखो होगा क्या, जब इन दोनों के बीच में आपस में रिएक्शन होगी ना, तो एक मेरे पास OH ग्रुप जाएगा और एक H जाएगा, मतलब यहां से मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा। तो जब वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होगा तो देखो क्या बन जाएगा, H2NCH2 C डबल बॉन्ड O NH CH CH3
COOH। ये जो मेरे पास अमाइड बॉन्ड बना, इसी को ही हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड, इसी को ही हम लोग बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो जब दो अमीनो एसिड मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो मेरे पास पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जो मेरे पास अमाइड्स बन रहे हैं अमाइनो ग्रुप की इंटरेक्शन से और कार्बोक्सिल ग्रुप की इंटरेक्शन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो मेरे पास अगर मुझे इस डाइपेप्टाइड का मुझे नेम बताना है तो मैं नेम कैसे लिखूंगी। देखो ये मेरे पास क्या था, ग्लाइसिन, ये मेरे पास क्या था, एलानिन। तो देखो ग्लाइसिन को हम 3 वर्ड्स में कैसे लिखते हैं, GLY, और ये मेरे पास क्या था, एलानिन, तो इसको मैं लिख दूंगी ALA। तो इस डाइपेप्टाइड का नेम हो गया ग्लाइअला, ग्लाइअला पहला क्योंकि ग्लाइसिन है, दूसरा क्या है, एलानिन। अगर फिनाइल एलानिन होता ना, यहाँ पे फिनाइल एलानिन होता तो बस मैं लिख देती GLYPHE। तो इस तरीके से हम लोग डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट है, अमीनो एसिड के हमारे पास 3 लेटर नोटेशन तो है ही, जो अमीनो एसिड्स है, सिंपली क्या करेंगे, अमीनो एसिड जो उनकी 3 लेटर नोटेशन है उसके थ्रू हम लोग डैश लगा के लिख देंगे, हमें समझ आ जाएगा कि ये डाइपेप्टाइड है, ट्राइपेप्टाइड। डाइपेप्टाइड मतलब उसमें 2 अमीनो एसिड है, ट्राइपेप्टाइड मतलब 3 अमीनो एसिड है, टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमीनो एसिड है। लेकिन एक डाइपेप्टाइड में एक ही पेप्टाइड बॉन्ड है, ट्राइपेप्टाइड में मेरे पास दो पेप्टाइड बॉन्ड है, टेट्रापेप्टाइड में मेरे पास 3 पेप्टाइड बॉन्ड्स है। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही अगर मेरे पास बहुत सारे अमीनो एसिड्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, और यही पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं, मेरे प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, अब बचा इनका स्ट्रक्चर जो जनरली आपकी बुक्स में गिवन है एनसीईआरटी में। प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, उसके बारे में आप लोग खुद पढ़ लेना क्योंकि सिंपल है, बेसिक है, कुछ भी नहीं है। और सेकेंडली आई थिंक उनके कुछ टाइप्स भी है, लाइक केराटिन कौन सा मेरे पास कौन सा प्रोटीन होता है, वो भी आप लोग एनसीईआरटी से खुद पढ़ लेना। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मेनली क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड जेईई में पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन 9 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में पूछा था, द पेप्टाइड दैट गिव्स पॉजिटिव सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट एंड कार्बाइल अमीन टेस्ट। ठीक है, तो देखो एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, इसके केस में कुछ टेस्ट है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड के लिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला टेस्ट आता है बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट ये सभी के सभी, इट इज गिवन बाय ऑल पेप्टाइड्स, सभी के सभी पेप्टाइड्स देते हैं। ये मतलब सारे के सारे अमीनो एसिड से मिलके जितने भी मेरे सारे के सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, सारे के सारे प्रोटीन्स बनते हैं, वो ये टेस्ट देते हैं, बायूरेट टेस्ट। बायूरेट टेस्ट में हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट, इसमें हम लोग लेते हैं कॉपर सल्फेट, एल्कलाइन सॉल्यूशन मतलब NaOH भी लेते हैं। ठीक है, तो जब किसी भी प्रोटीन में हम लोग ये रिएजेंट डालेंगे कॉपर सल्फेट प्लस NaOH, तो हमें वॉयलेट कलरेशन मिलने लग जाएगी। उससे हमें पता चल जाएगा कि मेरे पास एक प्रोटीन प्रेजेंट है। तो ये जो मेरे पास एक टेस्ट है बायूरेट टेस्ट, एक प्रोटीन्स के लिए है कि किस तरीके से हम लोग प्रोटीन्स को केमिकली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरे पास यहाँ पे मेरे पास निनहाइड्रीन टेस्ट। नेक्स्ट आता है निनहाइड्रीन टेस्ट। अब देखो निनहाइड्रीन टेस्ट में भी क्या करते हैं हम लोग, ये भी सभी प्रोटीन्स देते हैं, गिवन बाय ऑल प्रोटीन्स, गिवन बाय ऑल प्रोटीन्स। हम लोग क्या करते हैं, इसमें निनहाइड्रीन लेते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर बता देती हूँ निनहाइड्रीन का, क्योंकि वो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो देखो निनहाइड्रीन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, C OH OH। ठीक है, हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी भी अमीनो एसिड के साथ, सपोज NH2 CHR COOH। ठीक है, तो इस रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, निनहाइड्रीन बोलते हैं। निनहाइड्रीन रिएजेंट है ये मेरे पास। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसी भी अमीनो एसिड के साथ तो मेरे पास ना एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बन जाता है। देखो इस तरीके का कुछ कॉम्प्लेक्स बनता है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड C, कुछ इस तरीके का मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाता है यहाँ पे मेरी ये रिंग एज इट इज। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके का मेरे पास यहाँ पे स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे मेरा ये जो O माइनस है ये एज इट इज और C डबल बॉन्ड O एज इट इज। ये जो मेरे पास पूरा कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में शायद वो आपसे नहीं पूछेगा, बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा निनहाइड्रीन रिएजेंट होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। जब ये अमीनो एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स बनाता है, और ये मेरा कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ये मेरा कॉम्प्लेक्स वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट
पॉइंट है, याद रखना कि निन हाइड्रोजन रिएजेंट जो है वो सारे के सारे प्रोटीन्स ये टेस्ट देते हैं और मेरे पास निन हाइड्रोजन रिएजेंट प्रोटीन्स के साथ रिएक्ट करके एक वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे पास ज़ैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट। नेक्स्ट आता है मेरे पास एक आया बायोरेटिक टेस्ट, उसमें भी वॉयलेट कॉम्प्लेक्स था, निन हाइड्रोजन टेस्ट में भी वॉयलेट कॉम्प्लेक्स था। नेक्स्ट आता है मेरे पास ज़ैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट, ज़ैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट, ठीक है। इस रिलेटेड क्वेश्चन भी आया था, इस बार अभी बताऊंगी। ज़ैंथ्रोप्रोटिक टेस्ट में हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जब हम इसको प्रोटीन्स में ऐड करते हैं तो मेरे पास फॉर्म हो जाता है येलो कलर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। सॉल्यूशन में येलो कलर आ जाएगा जिससे मुझे पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। मेरे पास प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास आता है क्या, माइलन्स टेस्ट। नेक्स्ट आता है माइलन्स टेस्ट। इस बार बहुत से टेस्ट से उसने काफी सारे क्वेश्चन पूछे थे। माइलन टेस्ट से नहीं पूछा तो हो सकता है कि अगली बार पूछ ले माइलन टेस्ट से क्वेश्चन, ठीक है। तो माइलन टेस्ट में हम लोग लेते हैं मर्करी डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड, Hg डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। तो मेरे पास यहाँ पे मर्क्यूरस एसिटेट भी बन जाता है और मर्क्यूरस नाइट्रेट भी बन जाता है और मर्क्यूरिक नाइट्रेट की भी फॉर्मेशन हो जाती है। जब भी हम इस माइलन्स रिएजेंट को किसी प्रोटीन में डालते हैं तो सबसे पहले वाइट प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो जाती है, सबसे पहले वाइट प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हो जाती है, लेकिन हीट करने पर ये वाइट प्रेसिपिटेट ब्रिक रेड में चेंज हो जाता है, ब्रिक रेड में चेंज हो जाता है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये माइलन टेस्ट वही प्रोटीन देते हैं जिसमें मेरे पास कौन सा अमीनो एसिड प्रेजेंट होता है, टायरोसिन प्रेजेंट होता है, टायरोसिन प्रेजेंट होता है। और टायरोसिन कौन सा होता है, जिसमें मेरे पास एक फिनोलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो वो पूछ सकता है कि बताओ इनमें से डिफरेंट अमीनो एसिड, डिफरेंट पेप्टाइड्स दे देगा आपको और बोलेगा बताओ इनमें से कौन सा माइलन टेस्ट देगा। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि माइलन टेस्ट देता कौन सा अमीनो एसिड है, टायरोसिन देता है क्योंकि इसमें फिनोलिक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। उसके बाद माइलन रिएजेंट क्या होता है, मर्क्यूरी डिसॉल्व्ड इन नाइट्रिक एसिड, इसमें मेरे पास मर्क्यूरस नाइट्रेट भी होता है और मर्क्यूरिक नाइट्रेट भी होता है, ठीक है। तो ये कुछ केमिकल टेस्ट है मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट इन पेप्टाइड्स और प्रोटीन से रिलेटेड। उसके अलावा मेरे पास क्या बच गया इसके केस में, उसके अलावा मेरे पास एक बच गया यहाँ पे सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, ठीक है। सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कौन देता है, ठीक है। जब हम किसी सॉल्यूशन में सिरिक अमोनियम नाइट्रेट डालते हैं तो हमारे पास रेड कलर की फॉर्मेशन हो जाती है और वो रेड कलर किसकी वजह से बनता है, अल्कोहलिक ग्रुप की वजह से। यानी कि अगर किसी भी अमीनो एसिड्स में अल्कोहलिक ग्रुप है उसमें मैं सिरिक अमोनियम नाइट्रेट डालूंगी, सिरिक अमोनियम नाइट्रेट डालूंगी तो मेरे पास रेड कलर की या फिर पिंक कलर की फॉर्मेशन हो जाएगी। यानी कि सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट वही कंपाउंड्स देंगे जिसमें मेरे पास अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो अब हम लोग देखते हैं कि मेरे पास क्वेश्चन क्या था। ये कुछ टेस्ट आप लोगों को समझ आ गए होंगे, इसको नोट कर लेना और याद कर लेना क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन इस बार उसने पेप्टाइड्स के केमिकल टेस्ट से पूछे थे, ठीक है। तो देखो वो पूछ रहा है कि द पेप्टाइड दैट गिव्स पॉजिटिव सिरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो सिरिक अमोनियम नाइट्रेट कौन से अमीनो एसिड्स देंगे, जिसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि OH ग्रुप वाला अमीनो एसिड चाहिए मुझे। दूसरा कार्बाइल अमीनो टेस्ट कौन से देंगे, जिसमें NH2 ग्रुप होगा। तो देखो OH ग्रुप वाले कौन कौन से अमीनो एसिड्स थे, एक तो था सीरीन, दूसरा था मेरे पास थ्रियोनिन, ठीक है। और NH2 ग्रुप वाले कौन कौन से थे, एक तो था लाइसिन, ठीक है, दूसरा मेरे पास था आर्जिनिन, ठीक है। तो देखो देख लेते हैं, लाइसिन एस्पार्टिक एसिड में तो होता ही नहीं, फ्री OH ग्रुप तो COH ग्रुप होता है, तो ये तो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। सीरीन और लाइसिन इसमें OH ग्रुप है और इसमें मेरे पास NH2 ग्रुप है, यानी कि ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लूटामिन एंड एस्पार्टिक एसिड, ये भी गलत है, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिन ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टिडीन इन अ स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन, हिस्टिडीन इन अ स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन। तो देखो pH2 में मेरे पास हिस्टिडीन का मुझे करेक्ट स्ट्रक्चर बताना है। मैंने आपको बोला था इसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड ध्यान रखना है, लोकलाइज लोन पेयर कौन सा है और डीलोकलाइज लोन पेयर कौन सा है। तो सबसे पहले मैं अगर इसका स्ट्रक्चर बनाऊं H2NCHCOOH, उसके बाद मेरे पास प्रेजेंट होती है एक इमिडाजोल रिंग NH और यहाँ डबल बॉन्ड NH, यहाँ N आएगा, नाइट्रोजन NH, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर मेरे पास pH2 है तो इसका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा। तो देखो pH2 का क्या मतलब है, स्ट्रांगली एसिडिक सॉल्यूशन।
तो जो भी चीजें मेरी प्रोटोनोएट हो सकती है ना, वो प्रोटोनोएट हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं ज्विटर आयनिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये कैसे एग्जिस्ट करेगा, H3N+ और CO- इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अब मैं स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम दे रही हूं तो CO- तो H+ एक्सेप्ट कर लेगा ना, क्या बन जाएगा, COOH, ठीक है। अब देखो नाइट्रोजन कौन सी प्रोटोनोएट होएगी इस इमिडाजोल रिंग में, वो इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे मेरे पास NH है, यहाँ पे मेरे पास नाइट्रोजन है, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये जो मेरा नाइट्रोजन है ना, उस पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कैसे लोन पेयर है, ये लोकलाइज लोन पेयर है, लेकिन ये डीलोकलाइज लोन पेयर है। अब जो डीलोकलाइज लोन पेयर होते हैं उनकी डोनेट करने की टेंडेंसी तो कम ही होती है, हमने पढ़ा है ऑर्गेनिक में, पूरी ऑर्गेनिक में हमेशा पढ़ा है कि लोन पेयर अगर रिंग में डीलोकलाइज होगा उसको देने की टेंडेंसी तो कम ही हो जाएगी, यानी कि ये तो अपने लोन पेयर देगा ही नहीं। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो मेरे पास नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर देगा और ये नाइट्रोजन प्रोटोनोएटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा, ये अपने लोन पेयर H+ को दे देगा, लेकिन ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर H+ को नहीं देगा। तो स्ट्रक्चर मेरे पास कैसा होगा, ये प्रोटोनोएटेड फॉर्म में COH और ये मेरे पास नाइट्रोजन प्रोटोनोएटेड फॉर्म में पड़ा रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब इसमें देखो CO- तो O- है, वो तो H+ जल्दी से लेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। सेकंड में मेरे पास डीलोकलाइज वाले लोन पेयर को प्रोटोनोएट किया हुआ है, वो भी पॉसिबल नहीं है। थर्ड में मेरे पास COS को नहीं किया हुआ, ये भी इनकरेक्ट है। फोर्थ ही ऑप्शन वही है जो मैंने बताया, वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। 12 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो द करेक्ट मैच बिटवीन आइटम 1 एंड आइटम 2 इज, तो देखो मेरे पास यहाँ पे कुछ टेस्ट दिए हैं और कुछ अमाइनो एसिड्स दिए हैं, मुझे करेक्ट बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहला है ईस्टर टेस्ट, कौन सा देगा, जिसमें एसिडिक ग्रुप होगा। तो एसिडिक ग्रुप किस किस में है मेरे पास, देखो कौन कौन से है, टायरोसिन में एसिडिक ग्रुप नहीं है, एस्पार्टिक एसिड में है, सीरीन में नहीं है, लाइसिन में नहीं है, यानी कि ए का तो करेक्ट ऑप्शन हो गया Q, ठीक है। नेक्स्ट है कार्बाइलामीन, कार्बाइलामीन कौन देगा, जिसमें मेरे पास फ्री NH2 ग्रुप होगा, तो लाइसिन में फ्री NH2 ग्रुप होता है तो लाइसिन देगा, यानी कि बी का क्या हो गया, S। नेक्स्ट है मेरे पास थैलीन डाई टेस्ट, ठीक है। अब देखो थैलीन डाई क्या होती है, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड, ठीक है, थैलिक एसिड का एनहाइड्राइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थैलीन डाई बोलते हैं, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, इस थैलीन डाई को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, तो होता क्या है, मेरे पास पिंक कलर की डाई बनने लग जाती है। अब कौन से कंपाउंड ये टेस्ट देंगे वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे कंपाउंड जिनमें फिनोलिक ग्रुप होता है वो ये टेस्ट देते हैं, जिनमें फिनोलिक ग्रुप होता है। फिनोलिक ग्रुप कौन से में है, टायरोसिन में या फिर सीरीन में, टायरोसिन में है ना, यानी कि सी का करेक्ट ऑप्शन होगा P। तो ये थैलीन डाई टेस्ट वो कंपाउंड्स देंगे जिनमें फिनोलिक ग्रुप होता है। सिमिलरली जो मेरे पास मैंने आपको बताया मिलन्स टेस्ट, वो भी वो कंपाउंड देंगे जिनमें फिनोलिक ग्रुप है। लाइक अगर मैं टायरोसिन की बात करूं तो मिलन्स टेस्ट भी कौन देता है मेरे पास, टायरोसिन। तो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो गया ए का Q, B का S एंड C का P, यानी कि ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो Which of the following test cannot be used for identifying amino acids? निर्हाइड्रेन टेस्ट मैंने बताया करते हैं, बायोरे टेस्ट बताया, दोनों में वॉलेट कलर मिलता है। ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट भी मैंने बताया, येलो कलरेशन मिलती है। अब ये जो बारफोर टेस्ट होता है ये हम लोग यूज नहीं करते, ये जनरली हम लोग यूज करते हैं जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, लाइक ग्लूकोज एंड ऑल, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए। ये जो मेरे पास ब्रैफोर टेस्ट होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं कॉपर 2 एसीटेट, कॉपर 2 एसीटेट। तो जब इनकी रिएक्शन हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के साथ कराते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स इनके साथ रिएक्ट करके Cu2O की रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है, Cu2O की रेड प्रेसिपिटेट फॉर्म कर देता है। तो ये टेस्ट मेरे प्रोटीन्स नहीं देते, ये टेस्ट कौन देते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो इस टेस्ट को हम लोग यूज नहीं कर सकते। तो केमिकल टेस्ट से ही उसने 2-3 क्वेश्चन इस बारी प्रोटीन्स के डिस्टिंग्विश के लिए पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द टाई पेप्टाइड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर पता होने चाहिए, इजीली बता सकते हो। तो देखो पहला क्या है मेरे पास, ये आइसोप्रोपाइल ग्रुप किसमें होता है, वैलीन में, तो पहला कौन सा हो गया, वैलीन। ये क्या है, CH2OH, ये किसमें होता है, सीरीन में, तो दूसरा हो गया सीरीन, ठीक है। नेक्स्ट है CH3CHOH, ये होता है थ्रियोनिन में, तो तीसरा हो गया थ्रियोनिन। नाम क्या हो जाएगा, वैलीन, सीरीन और थ्रियोनिन। बस ये जो R ग्रुप है ना वो पहचान लो, अमीनो एसिड अपने आप पहचान लोगे। क्या हो गया, वैलीन, सीरीन एंड थ्रियोनिन। ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन स्ट्रक्चर बेस्ड है, स्ट्रक्चर को अच्छे से याद कर लेना, बार बार बोल रही हूँ। बहुत से क्वेश्चन पूछे गए थे, ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में अमीनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो
द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ pKa ऑफ फॉलोइंग अमीनो एसिड, मतलब मुझे अरेंज करना है फ्रॉम लेस pKa टू मोर pKa, ठीक है। अब लेस pKa मतलब मोर एसिडिटी और मोर pKa मतलब लेस एसिडिटी, मतलब मुझे ज्यादा एसिडिक से कम एसिडिक तक अरेंज करना है, ठीक है। तो देखो कौन कौन से अमीनो एसिड है मेरे पास, एस्पार्टिक एसिड है, ग्लाइसिन है, आर्जिनिन है और लाइसिन है, ठीक है। तो देखो ये तो मेरे पास न्यूट्रल अमीनो एसिड हो गया, ठीक है, ये दोनों बेसिक हो गए, ये मेरे पास एसिडिक हो गया। तो ये एसिडिक है मतलब कम pKa, मतलब सबसे छोटा pKa किसका होगा, एस्पार्टिक एसिड का। देन न्यूट्रल का होगा ग्लाइसिन का। अब देखो लाइसिन और आर्जिनिन, इसमें मेरे पास एक NH2 ग्रुप था, लेकिन इसमें गुआनाइड्स है, तो गुआनाइड्स मेरे हमेशा ज्यादा एसिडिक ज्यादा बेसिक होते हैं, तो लाइसिन मेरा कम बेसिक है, ये मेरा ज्यादा बेसिक है, यानी कि लाइसिन का pKa कम होगा और आर्जिनिन का pKa सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि ये मोस्ट बेसिक है यानी कि लीस्ट एसिडिक है। तो मेरे पास pKa का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एस्पार्टिक एसिड, देन ग्लाइसिन, देन लाइसिन, देन आर्जिनिन। स्ट्रक्चर देख लेना, इजीली समझ जाओगे कि क्या आएगा इसका आंसर। यानी कि अगर मैं ऑप्शंस में देखूं तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन इस बारी 2013 में जेईई एडवांस में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत इजी है, बिल्कुल बस ध्यान से समझना। अ टेट्रापेप्टाइड हैज COH ग्रुप ऑन एलानिन, ठीक है। अब देखो जो हमारे पेप्टाइड्स की हम लोग नेमिंग करते हैं ना, वो करते हैं फ्रॉम N टर्मिनल टू C टर्मिनल, मतलब इधर वाला जो अमीनो एसिड होगा ना उसका तो NH2 ग्रुप फ्री होगा, और जो इधर वाला अमीनो एसिड होगा जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इसका COH ग्रुप होगा। तो पहले उसने वही बोला है कि जो इसका टेट्रापेप्टाइड है मेरे पास, मतलब 4 अमीनो एसिड्स है और 3 पेप्टाइड बॉन्ड है, ठीक है, उसके अंदर मेरे पास COH ग्रुप है, वो एलानिन है, मतलब सबसे कॉर्नर पे क्या है, एलानिन है, ठीक है। वो बोलते हैं कि दिस प्रोड्यूसेस ग्लाइसिन, वैलिन, फिनाइलएलानिन एंड एलानिन ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। जब हमने इस टेट्रापेप्टाइड की हाइड्रोलिसिस करी तो मुझे 4 अमीनो एसिड्स मिले, कौन कौन से, ग्लाइसिन, वैलिन, फिनाइलएलानिन और एलानिन, ठीक है। अब देखो एलानिन को तो हमने फिक्स कर दिया C टर्मिनल पे, क्योंकि इसका तो COH ग्रुप फ्री है, उसने पहले ही बोल दिया, ठीक है। मुझे इस टेट्रापेप्टाइड का स्ट्रक्चर बताना है, बचे 3 अमीनो एसिड्स ग्लाइसिन, वैलिन और फिनाइलएलानिन, ठीक है। अब क्या उसने कोई और इन्फॉर्मेशन दी है, चेक कर लेते हैं। फॉर दिस टेट्रापेप्टाइड द नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस विद NH2 ग्रुप अटैच्ड टू अ कायरल सेंटर, मतलब ये जो मेरा फ्री NH2 ग्रुप है ना, वो बोल रहा है कि ये कायरल सेंटर के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ग्लाइसिन ले लूं CH2, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ग्लाइसिन ले लूं N टर्मिनल पे, तो ये तो कायरल सेंटर के साथ अटैच ही नहीं हुआ फ्री NH2 ग्रुप, यानी कि सबसे आगे मेरा ग्लाइसिन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, सबसे आगे मेरा ग्लाइसिन नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि इसने बोला कि जो मेरा NH2 ग्रुप है ना वो कायरल सेंटर के साथ अटैच होना चाहिए फ्री NH2 ग्रुप, यानी कि मेरा सबसे पहले ग्लाइसिन तो आ ही नहीं सकता, ठीक है। तो उसने 2 कंडीशन दे दी, एक तो उसने एलानिन को फिक्स करा दिया COH पे, और उसने एक और बात बोली कि N टर्मिनल पे फ्री NH2 में सबसे पहले ग्लाइसिन नहीं आना चाहिए। तो क्या क्या आ सकता है, वैलिन आ सकता है या फिर फिनाइलएलानिन आ सकता है। तो बस इन्हीं कंडीशन से डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बना के देख लो, ठीक है। सबसे पहला क्या हो सकता है, वैलिन हो सकता है, देन फिनाइलएलानिन, देन ग्लाइसिन, देन एलानिन तो फिक्स ही है, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबल है, वैलिन, ग्लाइसिन, फिनाइलएलानिन एंड एलानिन, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट मेरे पास क्या पॉसिबल है, फिनाइलएलानिन, वैलिन और ग्लाइसिन एंड एलानिन, एलानिन तो फिक्स ही है। अब ग्लाइसिन नहीं आ सकता, 2 ही आ सकते हैं। एक और पॉसिबिलिटी मेरे पास क्या हो सकती है कि फिनाइलएलानिन, ग्लाइसिन, वैलिन और एलानिन, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो नहीं हो सकती, क्योंकि ग्लाइसिन तो यहाँ पे आ ही नहीं सकता, क्योंकि NH2 तो फिर मेरे पास अकायरल के पास हो जाएगा ना। तो देखो मतलब मेरे पास ये 4 ही पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है। तो उसने यही पूछा कि फॉर द टेट्रापेप्टाइड नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस इज, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंसेस कितने होंगे, 4 पॉसिबल मेरे पास सीक्वेंसेस इसके केस में पॉसिबल है। यानी कि देखो सिंपली जो मुझे कंडीशन दी थी कि मेरे पास C टर्मिनल पे एलानिन होगा, N टर्मिनल पे मेरे पास ग्लाइसिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि NH2 वहां होना चाहिए जहां पे कायरल कार्बन हो, ग्लाइसिन में तो कायरल होती नहीं है, यानी कि उसने बोला कि ग्लाइसिन यहां नहीं आना चाहिए, बीच में कहीं भी आ सकता है। उस बेसिस पे मेरे पास टेट्रापेप्टाइड के 4 सीक्वेंसेस पॉसिबल है, वही उसने मेरे से पूछे थे।
सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 2013 में जेईई एडवांस में पूछा गया था, ठीक है। तो अमीनो एसिड से हमने क्या देखा कि सारे के सारे क्वेश्चन कैसे आए, स्ट्रक्चर रिलेटेड है। स्ट्रक्चर के बारे में आपको पता है, आप इजीली हर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्ट्रक्चर्स को अच्छे से याद कर लेना, बार बार बोल रही हूं, स्ट्रक्चर्स याद है तो सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई टाइम वेस्ट होगा ही नहीं, ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल्स में यहाँ पे मेरा टॉपिक खत्म हुआ अमीनो एसिड से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में, आरएनए डीएनए के बारे में, नाइट्रोजनस बेसिस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, उनके स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन इस बार पूछा गया था तो उनके स्ट्रक्चर्स भी देख लेंगे, और कुछ एक दो क्वेश्चन रिलेटेड पूछे हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस लेक्चर से आपको कोई भी डाउट है आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।